चलिए बच्चों डी ब्लॉक कर रहे थे, हमारा डी ब्लॉक चल रहा था बच्चों, ठीक है ना। हम डी ब्लॉक थे, ठीक है। तो डी ब्लॉक में कल मैंने आप ऑक्सीडेशन स्टेट से कुछ बातें की थी आप लोगों से, ठीक है। ये मैंने आपको कल समझाया था, याद है क्या? कल मैंने आपको काफी सारी बातें एक्सप्लेन की थी, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, हमने जैसे यहाँ पे देखो बच्चों m+2 से m लिखा। अब मैंने बच्चों एक और किया बच्चों, m+2 से m+3 ले रहे अपन, ठीक है ना। तो बच्चों देखो बेटा m+2 से m+3, ध्यान दीजिए m+2 से m+3। देखो बच्चों आपको कुछ दिख रहा है? ये देखो टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम, इसलिए तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, आ रही है। लेकिन मैग्नीशियम, Fe एंड कोबाल्ट, इनके लिए वैल्यूज नेगेटिव आ रही है क्या? आ रही। एक बात बताओ बच्चों, क्या क्रोमियम, क्या क्रोमियम जो है +2 से +3 में कन्वर्ट होना चाहेगा क्या? बोलो बच्चों, क्या क्रोमियम +2 से कन्वर्ट होना चाहेगा ना? होना चाहेगा। देखो +3 में क्यों कन्वर्ट होना चाह रहा है? क्यों कन्वर्ट होना चाह रहा है? देखो बच्चों +2 से +3 में कन्वर्ट होने के लिए वैल्यू पॉजिटिव है। अच्छा क्रोमियम +3 स्टेबल क्यों है बच्चों बताओ? क्रोमियम +3 स्टेबल क्यों है, याद है क्या? एक्वस क्रोमियम +3 स्टेबल क्यों है? बोलो। कल बताया था बच्चों हाफ फिल T2G कॉन्फ़िगरेशन, याद है? हाफ फिल T2G कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों। अब बताओ बेटा, बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया क्या Mn+2 Mn+3 में कन्वर्ट होना चाहेगा? क्या Mn+2 Mn+3 में कन्वर्ट होना चाहेगा? नहीं होना चाह रहा ना? क्यों नहीं होना चाह रहा बच्चों बताओ? Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ? Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d5 है ना। और जैसे ही आप मैग्नीज को प्लस के जाओगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? 3d4 हो जाएगा ना। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? अरे बच्चों समझ में आ रहा है? Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 और Mn+3 में जाएगा 3d4 हो गया। तो ये बात आपको समझ में आई? बोलो बच्चों, अब बताओ, एक बात बताओ, ऐसे कौन से आयन है, ऐसे कौन से आयन है जो M+3 से M+2 में बहुत रैपिडली कन्वर्ट होना चाहिए? +3 से +2 में रैपिडली कन्वर्ट होना चाहिए, कौन सा आयन है बच्चों बताओ? वैल्यू देखो ना, किस किस की वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है? किस किस की वैल्यू दिख रही है बच्चों? Mn, Fe, कोबाल्ट दिख रही है। इनमें भी अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ दो एलिमेंट बताओ, दो एलिमेंट कौन, क्या बताओ कौन कौन से लेंगे? दो Mn एंड कोबाल्ट लेंगे, लेंगे बच्चों? बोलो बच्चों, लेंगे पक्का? इन तीनों में अगर देखें तो Fe की कंपैरेटिवली कम टेंडेंसी होगी ना, Fe की कंपैरेटिवली कम टेंडेंसी होगी ना बच्चों? बोलो। तो अब देखो बेटा सुनो, आप अगर ध्यान दो, अगर कोई +3 से +2 में गया, अगर कोई +3 से +2 में गया तो वो रिड्यूस हुआ ना। अगर कोई +3 से तो वो रिड्यूस हुआ। और बच्चों अगर कोई रिड्यूस हुआ, अगर कोई रिड्यूस हुआ तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, वो काम किसी तरह करेगा? ऑक्सीडेंट की तरह करेगा, करेगा बच्चों। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो बेटा सुनो, मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात बोल रहा हूं, +3 और कोबाल्ट +3 ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बात सही है? +3 एंड कोबाल्ट +3 बहुत अच्छे एजेंट है। क्यों है बच्चों बताओ? क्योंकि जैसे ये से +2 में कन्वर्ट होते हैं तो देखो बच्चों क्या है, ये इनकी पॉजिटिव वैल्यू है क्या? ये इनकी पॉजिटिव वैल्यू है। बोलो बच्चों, इनके लिए पॉजिटिव वैल्यू है क्या? तो देखो बेटा सुनो, हमने क्या लिखा, देखिए बच्चों Mn+3 and cobalt+3 are very strong oxidants due to large positive value of E0 M+3
M+2। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ आया बच्चों? बोलो, ये पॉइंट समझ में आया? देखो बेटा, अभी हमने देखा था कि वैल्यू देखो, मैग्नीज के लिए आ रहा 1.57 एंड कोबाल्ट के लिए आ रहा 97 आ रहा है ना। बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है ना बच्चों, बहुत बड़ी पॉजिटिव आ रही है बच्चों। अब एक बात बताओ बच्चों, मेरे को ये एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ बच्चों, E0 M+3 Mn+2, ठीक है ना, वो ज्यादा है E0 Fe+3 Fe+2 से, वाई? ये बताना है बच्चों आप लोगों को, ये एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों सुनना ढंग से, देखो एक बात हो बच्चों, अगर वो 3 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 3d4 है क्या? अगर वो Mn+3 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 3d4 है क्या? है। अब बताओ, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या ये Mn+2 में कन्वर्ट हो गया? हो गया बच्चों। अब बताओ, अगर ये Mn+2 में कन्वर्ट हो गया तो एक बात बताओ बच्चों, ये कन्वर्ट होना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? +3 से Mn+2 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखेगा क्या? रखेगा बच्चों। तो अगर ये कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखेगा, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस है ना, ज्यादा पॉजिटिव वे में हो रहा है। ये हो रहा है क्या? बोलो बच्चों, ये ज्यादा पॉजिटिव वे में हो रहा है क्या? बोलो, ये बात सुनाई। अब देखो बेटा सुनो, बात मैं करता हूं इसकी, Fe+3, ठीक है, ये 3d5 है, ठीक है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये कन्वर्ट हुआ 3d6 में। अब बताओ बच्चों, Fe+3 की Fe+2 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या होगी? Fe+3 की Fe+2 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम होगी ना। वो पहले से स्टेबल है, वो पहले से स्टेबल है कि नहीं है बच्चों? बताओ, वो पहले से स्टेबल है। तो बच्चों सुन, आ गया बच्चों? Mn+2 is state is stable due to d5 configuration, while for Fe+3 stable half filled configuration d5 is there। तो देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हुआ, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन लेने से अनस्टेबल हो रहा है ना। समझ रहे हो क्या मेरी बात? Fe+3 तो इलेक्ट्रॉन लेने से स्टेबल हो रहा है और Fe+3 इलेक्ट्रॉन लेने से अनस्टेबल हो रहा है। समझ में आ गया क्या? बोलो। अब मुझे बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नीज की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बोलो बच्चों, मैग्नीज की क्यों नहीं है बच्चों? +3, +3 स्टेबल नहीं है ना, +3 स्टेबल नहीं है ना बच्चों। बोलो, ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखो बेटा सुनो, एक चीज और समझो, क्या कह रहा है कि देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ VBr5 एंड Vi5, है ना। ये क्या कह रहा है? VBr5 और Vi5 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। बच्चों बताओ, एक बात आप बताइए मुझे कि हैलाइड आयन क्या होते हैं बच्चों? हैलाइड आयन क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। और कौन सा हैलाइड आयन रिड्यूसिंग एजेंट है? कौन सा हैलाइड आयन तगड़ा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है? आयोडाइड है ना। तो देखो बच्चों सुनो, होता है, पढ़ा ना आप लोगों ने। तो देखिए, होगा क्या कि जैसे सपोज ये I- है, ये बहुत जल्दी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऐसे जाता है क्या? 2I- कन्वर्ट हुआ I2+2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा बच्चों? इस वेनेडियम+5 को मिलेगा, और वेनेडियम+5 इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर इसमें कन्वर्ट हो गया वेनेडियम+3 में। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? तो देखो बेटा सुनो, हमने क्या बोला, इस पॉइंट को पढ़ो। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ VBr5 एंड Vi5 बिकॉज V+5 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। एक बात हो बच्चों, जब कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो काम किसका करता है? जब कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ऑक्सीडेंट का काम करता है। तो इसीलिए लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, व्हाइल I- एंड Br- आर स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट, सो V+5 इज रिड्यूस्ड इनटू V+3 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ गया? आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब इसका एग्जिस्टेंस नहीं है बच्चों, इसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ VF2। बच्चों बताओ क्यों?
इनका एग्जिस्टेंस है ही नहीं VF2 का। मुझे बताओ बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे बताओ पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बच्चों, फ्लोरीन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का करेगा ऑक्सीडेशन, खुद का करेगा रिडक्शन। रिडक्शन मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लेगा, रिडक्शन का मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लेगा। अब बताओ जो इलेक्ट्रॉन लेगा, और फ्लोरीन आपको पता होगा बच्चों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, तो ये वेनेडियम से कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, या 5 ले सकता है, बोलो बच्चों कितने ले सकता है, मैक्सिमम 5 ले सकता है ना। आपको याद है क्या बच्चों, फ्लोरीन के साथ जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी, हायर या लोअर, बताओ बच्चों, फ्लोरीन के साथ हायर। अब वेनेडियम की VF आ रही है +2, बोलो बच्चों, देखो VF2 में तो आ रही है +2 और VF5 में आ रही है +5, तो कौन सी स्टेट बनेगी बच्चों बताओ। फ्लोरीन क्या बनवाना चाहेगा इसको, हाईएस्ट या लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाईएस्ट में लेकर जाना चाहेगा बच्चों, लेके जाना चाहेगा। अब आओ देखो बच्चों, एक मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, ये देखो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बताने हैं बच्चों, MnO4-1 Cr2O7-2 एंड V2+2। तो देखो बच्चों MnO4- जब Mn+2 में जाता है तो इसका इसमें कन्वर्ट होने के लिए वैल्यू आ रही है 1.51, ये वैल्यू, ठीक है, इसके लिए ये वैल्यू आ रही है और इसके लिए ये वैल्यू आ रही है। तो बच्चों बताओ कौन इजीली कन्वर्ट होगा, कौन इजीली रिड्यूस होगा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला होगा क्या बच्चों, और कौन सबसे लास्ट में कन्वर्ट होगा, बताओ बच्चों, थर्ड वाला। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ ये ऑर्डर आ गया क्या, आ गया क्या, बोलो, आ गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फंडा लगा दिया मैंने, है ना, जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू तो डेल्टा जी उतना ही ज्यादा नेगेटिव, बोलो बच्चों, और डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव प्रोसेस क्या हो जाएगा, प्रोसेस क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, स्टेबल हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो अपन क्या कह रहे हैं, इसका मतलब ये कह सकता हूं कि बच्चों अगर Mn+2 बन रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि Mn Cr+3 और V+3, बताओ कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल हुई, फिर बताओ Mn+2 Cr+3 एंड V+3 में से Mn+2 ही ना, किसके बनने के लिए वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव आ रही है, किसके बनने के लिए वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव आ रही है, Mn+2 के बनने के लिए आ रही है ना। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, अपन ऐसा कह सकते हैं, ये किसके बेसिस पर है, अपन ऐसा कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट in which they are reduced, ठीक है ना, in which they are reduced। ये बच्चों आपका उसका क्वेश्चन है, इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। अब आओ बच्चों, अब अपन डी ब्लॉक के कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक तो हमने डी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, अब अपन आते हैं बच्चों कंपाउंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये पार्ट इसमें चीजें बहुत समझने वाली है। देखो बच्चों सबसे पहले अपन लेते हैं पोटेशियम K2Cr2 7, ठीक है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम को बनाने के लिए हम क्या क्या रिएजेंट काम में लेते हैं, देखो क्या क्या रिएक्टेंट काम में ले रहे हैं। एक तो ले रहे हैं बच्चों क्रोमाइट ओर, दिख रहा है बच्चों क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला FeOCr2O3, इसको फेरोक्रोम भी बोलते हैं, इसको क्रोम आयरन भी बोलते हैं। और क्या काम में लेते हैं Na2CO3, और क्या काम में लेते हैं O2 H2SO4 एंड KCl, इतनी चीजें काम आएंगी। अब वो कैसे कैसे काम आएंगी वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखो बच्चों मैं बात करूंगा प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट कैसे बनता है, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे समझ में आ जाएगी बातें। सबसे पहले एक बात बताओ बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बताओ बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है क्या, है, अच्छा बताओ। ये जो फेरोक्रोम आपको दिख रहा है इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Cr2O3 में बताओ बच्चों क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +3 है। एक बात बताओ बच्चों,
हमें +3 से +6 में लेके जाना है क्या? हमें +3 से +6 में लेके जाना है। तो बच्चों हमें उसका क्या करना है? हमें उसका ऑक्सीडेशन करना है बच्चों। करना है क्या? करना है। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या मैं उसकी रोस्टिंग कर दूं? ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या मैं उसकी रोस्टिंग कर दूं? रोस्टिंग का मतलब अपन किसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे? बोलो बच्चों, ऑक्सीजन की वजह। देखो बेटा समझ में आया? हम क्या करते हैं बच्चों, इस फेरोक्रोम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ठीक है, तो अब बताओ बच्चों, देखो यहाँ ये जो Fe है वो तो ये है बच्चों, दिख रहा है, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड का रोस्टिंग करने पर क्या बनेगा बताओ बच्चों? फेरस ऑक्साइड का रोस्टिंग करने पर क्या बनता है? अरे Fe+2 किस में जाता है बच्चों? पढ़ा होगा ना मेटलर्जी में। तो ये +2 था, ये +3 में कन्वर्ट हो गया क्या? हो गया बच्चों? हो गया है क्या? ये कन्वर्ट हो गया। अब बताओ बच्चों, अब बताओ, एक तो हमें ये मिल गया। ठीक है, आई बात समझ में ये? फिर देखो बेटा सुनो, फिर मेरे पास ये है, मेरे पास है बच्चों Cr2O3। ठीक है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ऑक्सीजन। अभी क्रोमियम कौन सी स्टेट में बच्चों बताओ? +3 में क्या? अभी क्रोमियम है +3 स्टेट में। और क्रोमियम की इसके बाद कौन सी स्टेट स्टेबल होती है? +3 के बाद +6, याद है क्या? बताया था बच्चों, बताया था। तो क्रोमियम का +3 में जो ऑक्साइड बनेगा वो ये बनेगा CrO3। बन गया बच्चों? बोलो बेटा। तो ये हो गया देखो मेरे पास। तो बच्चों अगर मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, अगर मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है, तो कितने O2 लूं? और बोलो बच्चों, Cr2O3 के साथ। अरे कितने लूं? 3/2 O2। हो गया? हो गया बच्चों? हो गया। लेकिन अब एक चीज बताओ बच्चों, जैसे ही मैं इसके आगे, जैसे ही मैं इसके आगे, क्योंकि बच्चों मुझे बताओ फेरस ऑक्साइड के कितने मोल चाहिए? फेरस ऑक्साइड के कितने मोल चाहिए? 2। और फेरोक्रोम में फेरस ऑक्साइड का कितना मोल है? फेरोक्रोम में फेरस ऑक्साइड का कितना मोल है? 1। तो बच्चों जैसे ही मैं इसके आगे 2 लगाऊंगा, है ना, देखो बच्चों क्या, जैसे ही मैं इसके आगे क्या करता हूँ, 2 लगाया बच्चों, हो गया। तो ऐसा करते बच्चों बताओ Cr2O3 कितने हो गए? Cr2O3 बच्चों अब 2 हो गए ना? 2 हो गए। तो बच्चों बताओ, मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या आप? अरे समझ पा रहे हैं? तो अब बताओ बच्चों, अब ओवरऑल कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी आपको? अब ओवरऑल कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो गई बताओ? ये 3/2 O2 थी, वो तो होगी ट्वाइस करती, बोलो 3 और ऊपर हाफ, तो 3.5 होगी क्या? अरे 7/2 होगी क्या? बच्चों समझ में आया क्या? 7/2 मैं कहां से लाया? अरे भाई लोगों 7/2 समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? 7/2 समझ में आया? ऑक्सीजन का ये फैक्टर से सबको समझ में आया? ठीक है, तो मैंने बच्चों ये लिख दिया 7/2 कर दिया। अब बच्चों बताओ, ये जो CrO3 बना, ठीक है ना, ये जो CrO3 है, ये क्या बच्चों? ये है एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, ये कैसा ऑक्साइड है? तो बच्चों बताओ, क्या ये एसिडिक ऑक्साइड, क्या ये एसिडिक ऑक्साइड आराम से Na2CO3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा क्या? अरे ये एसिडिक ऑक्साइड Na2CO3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा क्या? बोलो बच्चों, कैसे कर जाएगा बच्चों बताओ? क्यों? क्यों कर गया? कौन बताएगा? कुछ समझ में आ रहा है क्यों कर गया? रीजन बहुत ही सिंपल है। Na2CO3 कैसा सॉल्ट है बच्चों? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ना, यानी ओवरऑल बेसिक है ना। Na2CO3 वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो ओवरऑल बेसिक है। इसके साथ कर सकता है क्या बच्चों? कर सकता है बच्चों? अब बताओ बच्चों, Na2CO3 का कौन सा पार्ट CrO3 से रिएक्ट करेगा बताओ?
Na2CO3 का कौन सा पार्ट? मैं Na2CO2 कैसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों बताओ? Na2O प्लस CO2 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ क्या? बोलो, लिख सकता हूँ? अब बताओ बच्चों, देखो CrO3 एक एसिडिक ऑक्साइड है? तो एसिडिक ऑक्साइड से कौन सा ऑक्साइड रिएक्ट करेगा? एसिडिक से CO2 करेगा या Na2O करेगा? एसिडिक ऑक्साइड से बेसिक ऑक्साइड करेगा या एसिडिक ऑक्साइड करेगा? बोलो बच्चों, बेसिक करेगा। बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? बेसिक ऑक्साइड कौन सा है बच्चों? कौन सा है? Na2O है। तो बोलो बच्चों, मैं इसके साथ इसको रिएक्ट करवा दूं क्या? जैसे ही मैं इसके साथ रिएक्ट करवाऊंगा, क्या मुझे ये मिल गया Na2CrO4? क्या मुझे ये मिल गया? क्या मिल गया बच्चों? और साथ में क्या मिली? CO2। बच्चों ये रिएक्शन समझ में आई क्या? मैंने कैसे समझाई? अब बच्चों बताओ, आपके पास CrO3 कितने बने हुए हैं? आपके पास CrO3 कितने बने हुए हैं? कितने बन रहे हैं बच्चों? या कितने क्रोमियम है? 4 है, दिख रहे हैं क्या? अरे 4 क्रोमियम दिख रहे हैं। तो एक CrO3 के लिए एक Na2CO3 चाहिए। एक CrO3 के लिए एक Na2CO3 चाहिए, तो 4 के लिए कितने चाहिएंगे? 4 चाहिएंगे क्या? बोलो बच्चों, यहां मैं आगे फैक्टर 4 लगा दूं। आगे मैं फैक्टर 4 लगा दूं, तो देखो बेटा, अब मुझे क्या क्या मिल गया, ध्यान दो। यहाँ मुझे मिल गया Fe2O3, ठीक है, 4 मोल्स ऑफ Na2CrO4, ठीक है, और मुझे मिल गया बच्चों 4 मोल्स ऑफ CO2। क्या ये समझ आया बच्चों? ये Fe2O3 कहां से आया, ये Na2CrO4 कहां से आया, और 4 कहां से आया? बच्चों समझ पा रहे हो क्या? अरे ये फैक्टर समझ में आया? देखो ये इक्वेशन आपको दे रखी है आपके एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी में दी हुई है बच्चों। दिख रहा है बच्चों? ये देखो, 4 FeCr2 4 8 Na2CO3 7 O2। हमने 7 ना लेके हमने 7/2 लिया। देखो बच्चों, याद है क्या? हमने 7 ना लेके 7/2 लिया, तो इसका हाफ किया ना। FeCr2 4 2 था, ये 4 था। अरे बच्चों समझ में आया क्या? अरे योगेंद्र सिंह राठौड़, इसको सिंपल रेशियो में नहीं ले सकता क्या? क्या हो गया इसमें? दो क्यों किया? क्या हो गया इसमें? मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो नहीं हो जाएगा? है? तो बच्चों पहले बताओ, क्या ये इक्वेशन समझ में आई? क्या ये इक्वेशन आपको सबको समझ में आ गई? पक्का? ये इक्वेशन समझ आ गई बच्चों? एनसीईआरटी में दी हुई है आपके। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखो बेटा, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या है? कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सोडियम क्रोमेट को अब हमें कन्वर्ट करना है किसमें? सोडियम डाइक्रोमेट में। एक बात बताओ बच्चों, सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला है Na2CrO4 और सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है Na2Cr2O7। आपने कभी एसिड पढ़ा है क्या बच्चों? ये एसिड पढ़ा है बच्चों? देखो, ये एसिड पढ़ा था H2SO4, और एक एसिड पढ़ा था H2S2O7। पढ़ा था क्या? अरे बच्चों, ये कभी एसिड पढ़े हैं क्या आपने अपनी लाइफ में? अब इस जैसा बच्चों मैं कह सकता हूं कि ये हो गया Na2CrO4 और ये हो गया Na2Cr2O7। याद है? अब बताओ बच्चों, हमने जब H2SO4 से ये बनाया था, याद कीजिए बच्चों, तो मैंने क्या किया था बच्चों? इसके 2 मोल लेकर क्या एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाला था क्या? याद है बच्चों? 2 मोल लेके एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाला था, पायरो लगाया था हम लोगों ने, वर्ड लगाया था क्या? तो अब देखो बेटा, यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। यहाँ हमारे पास है Na2CrO4, इसके 2 मोल ले लूं बच्चों? इसके 2 मोल ले लूं? ले लूं? बोलो। अब मैंने देखो बेटा ये बना दिया Na2Cr2O7। तो बच्चों, 2 मॉलिक्यूल में कितनी ऑक्सीजन होती? 2 मॉलिक्यूल में कितनी ऑक्सीजन होती? 8। लेकिन अभी मैंने काम में कितनी ली है?
8 में से 7 ली, तो एक बची हुई जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, वो इन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना देगी। क्या बन गया बच्चों? अब बताओ, अब बैलेंस करने के लिए मुझे इस इक्वेशन में और क्या ऐड करना है? बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन में क्या ऐड करना है? सोडियम और सल्फेट ही तो बैलेंस नहीं है ना। बोलो बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? Na2SO4। आ गया सबको समझ में? Na2CrO4। बोलो, ये रिएक्शन समझ में आई? ये रिएक्शन बच्चों समझ में आई क्या? आ गई? चलो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप थर्ड कहता है कन्वर्जन ऑफ Na2Cr27 इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों क्या है, ये जो मिला हुआ है ना Na2C7, हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें? K2Cr27 में। इसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं K2Cr2O7 में। तो देखो बेटा, मैंने इसको ट्रीट किया KCl के साथ। ठीक है, तो जब मैंने KCl के साथ ट्रीट किया तो देखो बेटा, ये इक्वेशन हो गई इसमें सिंपल। सिंपल आयनिक रिएक्शन हो जाएगी। ये इसके साथ चला गया, ठीक है, और ये इसके साथ चला गया। क्या मिल गया बोलो? मिल गया क्या बच्चों? समझ में आया? अरे समझ में आया बच्चों? आ गया? तो अब देखो बेटा, मैंने क्या क्या बोला था, कौन कौन से रिएजेंट काम आ रहे हैं। देखो, हमने लिया था बच्चों क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर के साथ ऑक्सीजन और Na2CO3 का फर्स्ट स्टेप आया था। अगले स्टेप में काम आया था H2SO4 और अगले स्टेप में काम आया KCl। क्या इसके तीनों स्टेप आपको समझ में आए? किसी को किसी स्टेप में डाउट है तो बच्चों बोलो। रिएक्शन समझ में आ गई क्या? देखो बेटा, रट नहीं पाओगे, समझ लो सही रहेगा। समझोगे तो आप वहां पे कर पाओगे, और नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अरे किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? पक्का नहीं है? बोलो बच्चों, आगे चलो फिर। अब देखो बेटा, एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये जो Na2Cr2O7 बना, इसको आपने K2Cr27 में कन्वर्ट किया ही क्यों? जरूरत कहाँ थी? हम पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट काम में ले लेते। लेकिन बच्चों, हम क्या करते हैं, हम Na2Cr2 लेते नहीं है। रीजन ये होता है कि ये जो Na2Cr ये होता है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक समझते हैं आप? हाइग्रोस्कोपिक समझते हैं बच्चों? ये क्या करता है बच्चों, इन्वायरमेंट से मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करता है। और जब ये मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करेगा तो बच्चों बताओ वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर ये मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करेगा तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा, सुनना मेरी बात, जब ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा तो बच्चों क्या होगा, इसकी मोलरिटी कम होती जाएगी ना। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी कम होगी ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी ना। बोलो बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ठीक है ना। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं बच्चों, इस चीज को यूज में नहीं लेते। हम क्या करते हैं, Na2Cr27 को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि K2Cr27 किसी भी तरह का वो क्या नहीं करता, मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब नहीं करता। ये लाइन आपके नीट में पूछी जा चुकी है बच्चों। तो हम Na2Cr27 को प्रेफर करेंगे या K2Cr27 को करेंगे बच्चों बताओ? इसको प्रेफरेंस देंगे K2Cr27। ठीक है, आगे देखो बच्चों, K2Cr27 का जो कलर है वो होता है बच्चों ऑरेंज रेड कलर का होता है। ठीक है, और इसकी सोल्यूबिलिटी वाटर के टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाएगी। यानी कोल्ड वाटर में ये कम सोल्यूबल होता है एंड हॉट वाटर में ये ज्यादा सोल्यूबल होता है। ठीक है, अब आगे आओ बच्चों, देखो सुनो, मैं बात करता हूँ इसकी हिटिंग इफेक्ट की। ठीक है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, हिटिंग इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो बच्चों एक बात बताओ, इसके हिटिंग इफेक्ट मैंने कहीं पढ़ाए थे क्या आप लोगों को? K2Cr27 का हिटिंग इफेक्ट मैंने कहीं पढ़ाया था आप लोगों को? पढ़ाया था ना बच्चों, पी ब्लॉक में पढ़ाया। देखो K2Cr27 से क्या मिलता है, याद करो। K2Cr4, फिर क्या मिला था बच्चों, याद करो, Cr2O3।
मिलता था बच्चों, और साथ में मिली थी, याद है, मिली थी बच्चों, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ये रिएक्शन कैसे हुई थी आपको मेथड ऑफ ऑक्सीजन में बताया था बच्चों, बताया था। अच्छा बताओ बच्चों, इस अमोनियम डाइक्रोमेट वाली रिएक्शन में क्या होगा? इस अमोनियम डाइक्रोमेट वाली रिएक्शन में क्या होगा, याद है क्या? अमोनियम डाइक्रोमेट वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन बनेगी या नाइट्रोजन बनेगी बच्चों, बताओ। अमोनियम का मैंने एक फंडा बताया था, वेरी गुड। अमोनियम का मैंने फंडा बताया था कि पहले जितनी हाइड्रोजन है ना उतने वाटर बना दो। तो इसमें टोटल हाइड्रोजन कितनी दिख रही है बच्चों, बताओ। 8 दिख रही है। 8 हाइड्रोजन से कितने वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे बच्चों? 4 वाटर के मोल्स बन गए। अब देखो पीछे क्या ये बच गया, Cr2O3, और साथ में क्या मिल गया बच्चों, N2। डिफरेंस समझ आया बच्चों? डिफरेंस समझ में आया बच्चों? ये भी नीट में पूछी जा चुकी है, नीट और जेई दोनों में आ चुकी है। अब आओ बच्चों अपन बात करते हैं, देखिए हमें बात करनी है डाइक्रोमेट आयन का हाइड्रोलिसिस। एक बात बताओ बच्चों, सुनो, अगर मैं H2S2O7 को वापस वाटर दे दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ बताओ। H2O7 वापस उल्टा हो जाएगा ना, H2SO4 बन जाएगा। तो बच्चों बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं, मेरे पास क्या है, मेरे पास है बच्चों Cr2O7-2। तो अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं तो बच्चों बताओ ये वापस कौन से आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन से आयन में कन्वर्ट हो जाएगा? CrO4-2 में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या, समझ में आया क्या? नहीं समझ में आई बात? देखो एक बात बताओ बेटा, मेरे पास मैंने क्या बोला कि मेरे पास ये, देखो ये मेरे पास है H2S2O7, मैंने इसमें वाटर डाला, इसको ऐसे लिखो बच्चों H2S2O8। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 मोल्स ऑफ H2SO4? बोलो बच्चों, लिख सकता हूँ क्या? अरे लिख सकता हूँ क्या नवाबों? तो अब H2S2O7 की जगह मैंने क्या ले रखा है, Cr2O7, सीधा आइन ले रखा है ना। अरे बोलो बच्चों, सीधा आइन ही तो ले रखा है ना, आइन ले रखा है। क्या समझ में आया आप लोगों को? क्या आपको समझ में आया? अब देखो बेटा, इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो क्रोमियम को बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा दूं, क्रोमियम को बैलेंस करना है 2 लगा दूं। अब देखो बच्चों, रिएक्टेंट साइड आपके 7 ऑक्सीजन है एंड प्रोडक्ट साइड कितनी ऑक्सीजन है, बताओ? 8 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे इधर वाटर लगाना पड़ेगा क्या, लगाना पड़ेगा? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड याद करो। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे इधर 2H प्लस लगाना पड़ेगा क्या? क्या मुझे इधर 2H प्लस लगाना पड़ेगा? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, बात ध्यान से सुनना, मेरे पास ये है ऑरेंज कलर का, ठीक है, और ये है येलो कलर का। एक है ऑरेंज कलर का, एक है येलो कलर का। कलर याद कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कलर याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, ये दोनों आयन pH 4 पर इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। कौन सी pH पर? pH 4 पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। अब देखो बेटा, मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ, इसमें ध्यान देना। केस फर्स्ट, मैं कहता हूं बच्चों, मैंने इसमें मिलाया एडिशन ऑफ बेस। क्या मिला रहा हूं बच्चों, बताओ? बेस मिला रहा हूं। तो बेस बताओ यहाँ पर कौन सा इफेक्ट जनरेट कर रहा है? बेस बताओ कौन सा इफेक्ट जनरेट कर रहा है, अपोजिट आयन इफेक्ट या कॉमन आयन इफेक्ट? दिख रहा है ना बच्चों, बहुत सिंपल सा दिख रहा है, अपोजिट आयन इफेक्ट दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये OH माइनस क्या करेगा बच्चों, इस H प्लस को ले जाएगा ना, OH माइनस इस H प्लस के साथ कंबाइंड हुआ, तो कंबाइंड होके बन गया H2। कौन सा इफेक्ट हुआ, अपोजिट आयन हुआ। अपोजिट आयन इफेक्ट होने से, अपोजिट आयन इफेक्ट हुआ बच्चों, तो मैं कह सकता हूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी बच्चों। तो बताओ कौन से कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ऑरेंज या येलो कलर? येलो कलर की बढ़ेगी, मैं कह सकता हूं बच्चों, येलो कलर इंटेंसिटी बढ़ गई। बोलो बच्चों,
क्या इतना समझ में आया? इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब आओ बेटा नेक्स्ट बात करता हूं मैं यहाँ पर। एक सेकेंड, देखिए एक सेकेंड लेता हूं मैं। एडिशन ऑफ एसिड। बच्चों बताओ, जब आपने एसिड का एडिशन किया तो कौन सा इफेक्ट लगा? अपोजिट या कॉमन? कॉमन आयन इफेक्ट लगा। बोलो बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट लग गया है ना। यहाँ पर आपको कॉमन आयन इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ। कॉमन आयन इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ तो अब क्या होगी बच्चों बताओ? बैकवर्ड रिएक्शन होगी क्या? और जब बैकवर्ड रिएक्शन होगी, ठीक है ना, जब बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो कौन से कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी? ऑरेंज कलर की, है ना। तो क्या होगा बच्चों? अपन कह सकते हैं ऑरेंज कलर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। कुछ समझ आया बच्चों? तो बच्चों बताओ, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कहां जा रही है? बेसिक मीडियम में जा रही है फॉरवर्ड, और एसिडिक मीडियम में कहां जा रही है? बैकवर्ड, है ना। बेसिक मीडियम में जा रही है फॉरवर्ड, और एसिडिक मीडियम में जा रही है बैकवर्ड। आई बात सुन। मुझे एक बड़ी सिंपल सी चीज समझाना फिर। देखो, मैंने क्या किया बच्चों, इस K2Cr2O7 के साथ मैंने KOH मिला दिया। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ बच्चों, KOH क्या है? एसिड है या बेस है? बेस है। तो कौन सी रिएक्शन होगी? फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी? फॉरवर्ड होगी। तो क्या बनेगा? येलो कलर बनेगा या ऑरेंज कलर बनेगा? येलो कलर बनेगा। तो क्या बच्चों मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने ये बना दिया, देखो बच्चों, 2K2Cr4 प्लस H2। ये समझ आया बच्चों मैंने ऐसा क्यों कर दिया? मैंने ऐसा क्यों कर दिया? आ गया। अब आओ बच्चों, देखो सुन, नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछता हूं कि मैंने एसिड मिलाया बच्चों, ठीक है। तो एसिड मिलाऊंगा तो आपको पता है बच्चों क्या होगा? K2Cr4 है, ठीक है ना। ये जो K2Cr4 है वो कहां जाएगा बच्चों बताओ? वो कहां जाएगा? एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है? देखो बच्चों, कौन सी रिएक्शन हो रही है? बैकवर्ड हो रही है। तो बच्चों ये मिल जाएगा क्या? K2Cr2O7 है बच्चों। फिर क्या मिल गया? K2SO4, और आपको मिल गया H। क्या समझ में आई? क्या ये बात आपके भेजे में बैठ गई? अरे बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया पक्का? ये देखो बच्चों, ये नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। विच इज फॉल्स? ऑप्शन पढ़ो। K2Cr27 solution has orange color in acidic medium। क्या ये स्टेटमेंट सही है? एसिडिक मीडियम में कौन सी रिएक्शन होती है? एसिडिक मीडियम में कौन सी रिएक्शन होती है? बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। और बैकवर्ड वाले का कलर बताओ। बैकवर्ड वाले का कलर ऑरेंज है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है। ओके, फिर क्या कहता है? K2Cr27 solution becomes yellow on increasing the pH beyond 7। pH 7 से ज्यादा की, pH अगर 7 से ज्यादा की तो बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में कौन सी रिएक्शन होती है? फॉरवर्ड। तो ये भी सही है। सही है क्या? अरे बोलो बच्चों, करेक्ट है क्या? ठीक है। फिर क्या कहता है बच्चों? ऑन पासिंग H2S थ्रू एसिडिफाइड K2Cr27 ए मिल्की प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व। देखो बच्चों, होता क्या है, इसी जमाने में हम लोगों ने ये पढ़ा भी था बच्चों। देखो, K2Cr27 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करता है? वो इस H2S को क्या करता है बच्चों? ऑक्सीडाइज कर देता है बच्चों, है ना, सल्फर के अंदर। इसमें कर देता है बच्चों। देखो, खुद तो रिड्यूस हुआ Cr+3 में, और इसको इसने कन्वर्ट कर दिया। ये जो है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं मिल्की सल्फर। आया समझ में? अब देखो बेटा, ऑप्शन डी पढ़ो। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? Na2Cr27 is preferred over K2Cr27 in volumetric analysis। क्या ये बात आपके गले उतरी?
हम किसको प्रेफरेंस देते थे? हम किसको प्रेफरेंस देते थे बच्चों? K2Cr27 को देते थे। याद आ गया बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया इसने, है ना? एकदम पॉइंट टू पॉइंट इसने क्वेश्चन बना दिया बच्चों, बना दिया। आई बात समझ में? चलो बच्चों अब बात करते हैं अपन ऑक्सीडाइजिंग नेचर। आपको पता है बच्चों K2Cr27 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप काफी काम में लेते हो बच्चों। बोलो बोलो। अब देखो बेटा सुनो, होता क्या है कि एसिडिक मीडियम में ये एक बहुत अच्छा किसकी तरह काम कर सकता है? एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेट, और ये खुद किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? इसका खुद का कलर होता है ऑरेंज, ठीक है ना? ये कलर बच्चों याद कर लेना। ये ऑरेंज से किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन कलर में, Cr+3 में होता है बच्चों। ये Cr+3 के ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो बेटा अपने को इस इक्वेशन को बैलेंस करनी है, तो रिएक्टेंट साइड कितने क्रोमियम दिख रहे हैं? 2। प्रोडक्ट साइड कितना दिख रहा है? 1। तो मैं इसके आगे 2 लगा दूं? लगा दिया। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करूं? 7। ये कर दिया बच्चों मैंने। हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगी क्या? हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगी, कितनी होगी इम्बैलेंस? 14। तो इधर बच्चों मैंने 14H+ लगा दिया। ऐसा करने पर अब बताओ बच्चों चार्ज देखो बेटा, सुनो क्या हो गया, इधर -2 और +14, ओवरऑल हो गया प्लस का 12 हो गया। इधर कितना हो गया? +6। तो +12 और +6 कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों 6 का डिफरेंस आ रहा है। अब जिस तरफ चार्ज ज्यादा है ना उधर जोड़ना है, तो 12 और 6 में से बड़ा चार्ज कौन सा है? 12। तो इधर मैं क्या करूंगा? इधर मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। बच्चों समझ में आया क्या? अरे नवाबों समझ में आया क्या? आ गया? अब देखो बेटा एक बार बताओ मुझे ढंग से, मैं अगर आपसे पूछूं बताओ वैलेंसी फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 या Cr2O7-2 कितना आया? बोलो बच्चों। 6 आ गया क्या? क्योंकि एक मोल ने कितने मोल इलेक्ट्रॉन लिए? 6 लिए। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं वैलेंसी फैक्टर ऑफ Cr+3, बताओ Cr+3 का कितना आया? देखो बच्चों Cr+3 के 2 मोल बन रहे हैं ना, 2 मोल बनने में 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, तो 1 मोल बनने में 3 हो गए। बच्चों समझ में आ गया? बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या? ठीक है, हो गया बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा एक बात करना, अपन नेक्स्ट बात करते हैं। देखो बच्चों अगर मैं K2Cr27 की ये रिएक्शन आयनिक फॉर्म में लिखना, अभी तो मैंने आयनिक में लिखी, अब मैं इसको क्या करता हूं बच्चों, मैं इसको अब लिखा रहा हूं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन अपने को समझानी है, तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में समझा सकते हैं बच्चों इसको। देखो कैसे समझाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल सा मामला है। बताओ बच्चों ये जो क्रोमियम है, क्रोमियम कौन सी स्टेट में बन रहा है बच्चों? +3 में ना, क्रोमियम प्लस स्टेट में बन रहा है। अब बताओ बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्म में इस +3 को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें एनाइन लेना पड़ेगा। हमें एनाइन कौन देगा बच्चों बताओ? हमें एनाइन कौन देगा? अरे इस रिएक्शन में कोई एनाइन दिख रहा है क्या बच्चों? बताओ तो सही यार। अरे H2SO4 में कोई एनाइन दिख रहा है आप लोगों को? कौन सा दिख रहा है? सल्फेट। तो उस Cr+3 के चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? उस Cr+3 के चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? सल्फेट। तो देखो बच्चों क्या मैं ऐसा लिख दूं Cr2SO4 की होल थ्राइस, Cr2SO4 की होल थ्राइस लिख दूं क्या? क्योंकि क्रोमियम पे चार्ज 3 है, सल्फेट पे 2 है। अब बताओ बच्चों जो K+ है उसके चार्ज को भी कौन खत्म करेगा? K+ के चार्ज को भी कौन खत्म करेगा? पोटेशियम पॉजिटिव के चार्ज को भी कौन खत्म करेगा? सल्फेट ही तो करेगा। 2 पोटेशियम है, तो ये हो गया बच्चों K2SO4। बच्चों बताओ ओवरऑल प्रोडक्ट साइड कितने सल्फेट हो गए?
चार हो गए क्या? चार हो गए? बोलो बच्चों, पक्का कंफर्म? पक्का? तो मैं बेटा यहाँ पर ये लगा दूं, लगा दिया। अब बताओ बच्चों, मेरे पास रिएक्टेंट साइड आप देखो बच्चों, टोटल 8 हाइड्रोजन आ रही है ना, 4H2, तो 8 हाइड्रोजन आ रही है। तो मैं अगर इधर 4 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दूं तो क्या हाइड्रोजन बैलेंस होगी? हाइड्रोजन बैलेंस होगी। लेकिन बच्चों मामला गड़बड़ा गया, किसमें? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। नहीं है ना? नहीं है बच्चों, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है क्या? जो बताओ, नहीं है ना? तो देखो, सल्फेट वाली तो बैलेंस है, लेकिन देखो डाइक्रोमेट में 7 ऑक्सीजन है और आपके 4 वाटर के मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन, तो मुझे कितनी ऑक्सीजन इधर लगानी पड़ेगी? नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों, 3 लगानी पड़ेगी क्या? ये बच्चों मैंने किसी जमाने में आपको पी ब्लॉक में बहुत अच्छे से बातें बताई थी बच्चों, की पढ़ाई थी ना? ये बच्चों मैंने पढ़ा रखी है, आप देखो कॉपी खोल के देखोगे ना पी ब्लॉक की, तो सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को वहां पर। समझ में आया? आ गया ना बाबू समझ में? ठीक है, तो अब बताओ बच्चों, एक ऑक्सीजन कितने मोल इलेक्ट्रॉन लेता है? एक ऑक्सीजन का एटम कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 2 लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? 2 और 6 होता है ना, 2 और 6, तो 2 लेता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब आप ऊपर से देखो, क्या हमने एकदम सही किया है क्या? ऊपर से इसकी मैचिंग करो, क्या हमने सही किया बच्चों? सही किया, एकदम अच्छे से सही किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आओ देखो बेटा, ये किन किन को ऑक्सीडाइज कर सकता है ये हमें बताना है बच्चों। देखो, इट कैन ऑक्सीडाइज फॉलोइंग कंपाउंड्स। H2S दिख रहा है आपको? तो H2S में अगर आप ध्यान दो ना बच्चों, H2S में कौन सा आयन है बच्चों बताओ? H2S में कौन सा आयन है बच्चों बताओ? सल्फाइड आयन है। ये सल्फाइड आयन को सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। कर दिए? बोलो बच्चों, कर दिए क्या? तो बच्चों बताओ, याद है क्या? यहाँ पे आपको क्या मिलता है बच्चों? मिल्की सल्फर मिलती है, याद है क्या? मिलती है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2S बताओ, 2 हो गया क्या? 2 क्यों हो गया? एक मोल ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब आओ बच्चों, नेक्स्ट है SO2। मेरे पास है SO2। तो बच्चों बताओ, SO2 का ऑक्सीडेशन होगा, तो या तो आप इसको कन्वर्ट कर दो SO3 में, या इसको कन्वर्ट कर दो SO4-2 में। एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। तो बच्चों बताओ, अब बताओ बेटा, इधर सल्फर का आ रहा है +4, इधर सल्फर का आ रहा है +6। बताओ बच्चों, वैलेंसी फैक्टर ऑफ SO2 कितना आया? बोलो बच्चों, 4 से 6 कितने का चेंज आ रहा है? 2 का चेंज आ रहा है। आ गया बच्चों? अब आओ बेटा, नेक्स्ट मेरे पास है सल्फाइड है। सल्फाइड से क्या बनेगा बच्चों बताओ? सल्फाइड से क्या बनेगा? ये सल्फाइड आयन है, सल्फेट बनता है क्या? तो बच्चों देखो, यहाँ ये +4 है, यहाँ ये +6 है क्या? तो बताओ, +4 और +6, तो कितने का चेंज आया? 2 का। वैलेंसी फैक्टर ऑफ सल्फाइड आयन, बोलो बच्चों, क्या 2 हो गया? वैसे देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान दो आप, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, यहाँ 2 ऑक्सीजन थी, ये 3 ऑक्सीजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, तो 1 ऑक्सीजन ली इसने। ये 3 थी, यहाँ देखो ये 4 में कन्वर्ट हुआ। तो 1 ऑक्सीजन का जब चेंज आता है तो कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है? 2 का होता है ना। अब आओ बच्चों, देखो नेक्स्ट है Sn+2। बच्चों बताओ, Sn+2 किस में जाएगा? +4 में। बोलो बच्चों, कितने का चेंज आया? 2 का। ठीक है। मेरे पास बच्चों नाइट्राइट आयन है, नाइट्राइट आयन है। अब बताओ बच्चों, नाइट्राइट आयन किस में जाएगा? नाइट्रेट में जाएगा। बताओ, एक ऑक्सीजन अटैच हुई है क्या? एक ऑक्सीजन अटैच हुई। तो अगर एक ऑक्सीजन अटैच हुई है तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेम बन गया? वैलेंसी फैक्टर ऑफ +1, यानी 2 हो गया बच्चों। अब आओ बच्चों, बात करते हैं ऑक्सिलेट की। तो बच्चों, ये ऑक्सिलेट आयन है? इस ऑक्सिलेट आयन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे बताओ? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है बच्चों बताओ आप?
CO2 मिलता है फाइनल प्रोडक्ट। कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दूं, कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दूं। अब बताओ बच्चों, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं क्या? तो बताओ बच्चों, वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीलेट कितना हो गया? 2 हो गया। अब आओ बच्चों, देखो मेरे पास है फेरस अमोनियम सल्फेट या ग्रीन विट्रॉल। बच्चों बताओ, फेरस अमोनियम सल्फेट में Fe कौन सी स्टेट में होता है? +2। ये +2 से किस में गया? +3 में गया। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए बच्चों? 1। तो बच्चों बताओ, वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया इसका? 1 आ गया क्या? अब आओ बच्चों, मेरे पास है Ki है बच्चों। Ki में कौन सा आयन है? Ki में बच्चों है I- आयन है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूंगा तो आयोडाइड आयन इस तरह से जाएगा बच्चों। आप बताओ बच्चों, वैलेंसी फैक्टर ऑफ Ki बताओ कितना होगा? 1 होगा बच्चों, ध्यान देना, 2 मत कर देना, ठीक है ना, क्योंकि 2 मोल ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया। अच्छा बताओ, HCl में बताओ, HCl में बताओ बच्चों क्या होगा? देखो ये क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन किस में जाएगा बच्चों? Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl कितना आ गया? 1 आ गया। अब बताओ बच्चों, फेरस ऑक्सीलेट का क्या होगा? कौन बताएगा? देखो बच्चों, ये फेरस ऑक्सीलेट है हमारे पास है है बच्चों, फेरस ऑक्सीलेट। तो फेरस ऑक्सीलेट जो है वो देखो बेटा इस तरह से, Fe+2 C2O4 -2। ये फेरस से फेरिक में जाएगा क्या? जाएगा। और ऑक्सीलेट किस में जाएगा बच्चों? CO2 में जाएगा। तो देखो बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन तो लूज किया Fe ने और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए ऑक्सीलेट ने। बच्चों बताओ, वैलेंसी फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सीलेट कितना आया? 3 आ गया क्या? अरे बोलो बच्चों, देखो यहाँ फेरस 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ऑक्सीलेट 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए? 3 हो गए क्या? हो गया बच्चों। अब बताओ बेटा, मेरे पास ये इथाइल एल्कोहल है बच्चों, इथाइल एल्कोहल है, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, इथाइल एल्कोहल की अगर मान लीजिए मैंने इसको इससे ट्रीट किया, क्या बच्चों? तो बताओ, ये Cr2O7 - 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो बच्चों, Cr2O7 - 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cr2O7 डाइक्रोमेट किस में जाएगा? ये बताओ आप तो। देखो बच्चों, ये तो कन्वर्ट हुआ एसिड के अंदर, याद करो स्ट्रॉन्ग है तो एसिड में, और वो किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों? Cr+3। ये ऑरेंज कलर का था, ठीक है, और ये ग्रीन कलर का हो गया बच्चों। हो गया? आई बात समझ में? अब एक चीज समझना बच्चों, देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन किस में काम आती है? ये काम आती है बच्चों टेस्ट ऑफ ड्रंकन, है ना, टेस्ट ऑफ ड्रंकन। देखो इसका क्या है लॉजिक बताता हूं मैं। आपने देखा होगा ना बच्चों, कई बार जैसे पुलिस किसी को पकड़ती है और अगर उसने ड्रिंक कर रखा हो, अल्कोहल ले रखा हो, तो उसको उसमें एक अलग और धारा उसमें जोड़ देते हैं वो। तो पता कैसे करते हैं कि उसने अल्कोहल पी रखा है? एक बच्चों ब्रीथ एनालाइजर आता है ना, उसमें क्या होता है बच्चों? K2Cr2 7 होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि चल ये जो ब्रीथ एनालाइजर है ना, इसमें 2-3 मिनट के लिए आप ब्रीदिंग कीजिए। तो आपको बताओ बच्चों, अल्कोहल अगर किसी ने पी रखा होगा तो आपको दूर से उसका पता लग जाता है ना, अरे उसकी स्मेल आती है ना, क्योंकि अल्कोहल काफी वोलाटाइल होता है। उसकी जब वो बोलता है ना तो उसकी आवाज में से वो आता रहता है बात। अब जैसे ही अल्कोहल उस ब्रीदिंग एनालाइजर के अंदर जाएगा, तो जो K2Cr2 7 ऑरेंज कलर का था, ऑरेंज कलर का, अगर वहां पे इथाइल अल्कोहल की वेपर गई तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ग्रीन कलर में। और ग्रीन कलर में कन्वर्ट होते ही पता लग गया कि इस बंदे ने ड्रिंक कर रखी है। आई बात समझ में? बोलो बच्चों, ठीक है। तो आज तो बेटा इतना ही करेंगे अपन। अब देखो बेटा सुनो, कल आप